हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आज हमारी ऐसे की यह 7वीं क्लास होगी और इस क्लास में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग निबंध लेखन करने वाले हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कल ही आपको ऐसे का विषय बता दिया था ताकि आप लोग पहले से ऐसे की लिखने की प्रैक्टिस कर सकें, जिससे ये क्लास जो आप अटेंड कर रहे हैं इसका और भी ज़्यादा आपको फायदा मिल सके। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी ऐसे की क्लास का विषय है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। गांधी जी का यह बहुत ही प्रचलित कोटेशन है जो अक्सर एग्जाम में निबंध लेखन के रूप में पूछा जाता है। कई स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी यह पूछा जा चुका है, इसलिए आगामी बीपीएससी मेंस एग्जाम में भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस तरीके का कोटेशन 68th बीपीएससी में देख सकते हैं। अगर आप 9 नंबर कोटेशन को देखेंगे, जिसका अर्थ है कि बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान से रहित धर्म अंधा है, तो यह जो कोटेशन है यह अल्बर्ट आइंस्टीन का है। ऐसे कोटेशन जो किसी महत्वपूर्ण महान विभूति ने दिए हैं और वह वर्तमान संदर्भ में वह प्रासंगिक हैं, तो वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज देख रहे हैं कि विज्ञान लगातार जो है प्रगति करता जा रहा है, लेकिन विज्ञान में अगर नैतिकता, धर्म का मतलब यहाँ पर नैतिकता से है, अगर विज्ञान में नैतिक मूल्यों का समावेशन ना हो तो वही विज्ञान क्या हो जाता है, समाज के कल्याण की जगह विनाशक रूप ले लेता है। आज अगर युद्ध देख रहे हैं रसिया यूक्रेन का, वहां पर ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिफरेंट मिसाइल है ना, ये सब जो आधुनिक शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, तो इनका अगर यूज हम इस तरीके से करें तो विज्ञान क्या हो रहा है, विनाशक हो रहा है। यानी विज्ञान के बिना धर्म यहाँ क्या है, अंधा हो जा रहा है। तो विज्ञान जिस तरीके से प्रासंगिक है, उसी तरीके से जो आज का यह ऐसे है ये भी बिल्कुल प्रासंगिक नजर आता है ना। ऐसे का विषय क्या है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। तो गांधी जी का यह मानना था कि आप समाज में या किसी दूसरे व्यक्ति से या देश में जो भी बदलाव देखना चाहते हैं, सबसे पहले उन बदलाव की पैरवी स्वयं से करिए, तभी आप उन बदलाव को देख सकते हैं या उन बदलावों को देखने की चेष्टा कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। अगर आप स्वयं इसका मूल्यांकन करें इस विषय का, तो आप भी चाहते हैं कि समाज में बहुत सारी चीजों में बदलाव हो। अगर आप एक रजिस्टर लेके नोट करेंगे तो आपका पूरा एक पेज भर जाएगा जिन बदलाव को आप चाहते हैं। लेकिन अब आप वहीं पर मूल्यांकन भी करिए, क्या उन बदलाव की पैरवी हम स्वयं से कर रहे हैं। यानी बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं। एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको ऐसे लिखना होगा, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से बदलाव हम चाहते हैं और उन बदलाव में हमारी कितनी ज्यादा भागीदारी है। इसी विषय के संदर्भ में पूरा निबंध लेखन करना है। तो निबंध को हमने कैसे बताया था लिखना है आपको, तो निबंध को लिखने की जो स्टार्टिंग है आप किसी नैरेटिव स्टोरी से करें, कोई शेर हो, कोई कविता हो, कोई कोटेशन हो, उससे करिए, जिससे आपका ऐसे जो है इफेक्टिव बनेगा। उसके लिए हमने अपने ऐसे की जो दूसरी क्लास थी उसमें बहुत सारे कोटेशन डिफरेंट विषय के संदर्भ में आपको दिए थे, तो आप उस क्लास को देखें और उन कोटेशन, उन कविताओं को एक जगह नोट करें। जब इस तरीके के ऐसे आएंगे तो आप उनसे ही स्टार्ट करें। बीच बीच में भी हमें कोटेशन लिखना होता है, जिससे हमारा ऐसे औरों से अलग होता है, इफेक्टिव बनता है और हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जामिनर अवार्ड करता है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम ऐसा शानदार ऐसे लिखें जिससे एग्जामिनर हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे, हमारा सिलेक्शन हो। तो इसी उद्देश्य के साथ इस ऐसे को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक शानदार ऐसे आप भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लास आप अटेंड करते जाएंगे तो आपके अंदर भी ऐसे लिखने की वह कलाबाजी डेवलप हो जाएगी। तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। बीपीएससी, आगामी बीपीएससी जो होने वाली है, उसके लिए प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आप बिल्कुल फ्री में गुणवत्तापूर्ण कक्षाओं के साथ यहां कर सकते हैं। तो ऐसे का अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे की स्टार्टिंग हमने एक शेर से की, गालिब की एक शेर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे लिखते समय एक जो है रूपरेखा जरूर तैयार करें, तो हमने भी एक रफ्तार के रूप में एक रूपरेखा तैयार की थी। हमने पहले एक शेर लिख दिया, जो मुझे याद आया कि हम इस शेर के साथ अपने ऐसे को स्टार्ट करेंगे। फिर हमने यह सोचना स्टार्ट किया एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्योंकि हमको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह सोचकर ही वो बदलाव को दिखाना होगा जो बदलाव हम चाहते हैं। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव हो। हम चाहते हैं कि समाज से भ्रष्टाचार मुक्त हो, हम चाहते हैं कि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो, हम चाहते हैं सभी को जो है समान अधिकार मिले, विशेषता जो वंचित वर्ग हैं जिसमें महिलाएं है ना, विकलांग जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनको जो है समान अधिकार मिले। बाल श्रम जो है ये भी व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है, तो ये भी समाप्त हो जाए। सार्वजनिक स्थान भी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे हों, जातीय विभेदता समाप्त हो जाए, है ना। आपका सभी सम्मान करें, आप कहीं जाएं, आप
का सम्मान हो, स्वागत हो, आपसे सभी प्रेम करें, यह जो है हर व्यक्ति चाहता है आज की इस डेट में। तो इन बदलाव को तो सभी चाहते हैं और इन बदलाव के लिए आप कितना जो है सतर्क हैं, आप कितना प्रतिबद्ध हैं, इसी के ऊपर पूरा यह निबंध लेखन है। तो हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली कि हम कौन कौन से बदलाव देखना चाहते हैं। तो हम अपने ऐसे की शुरुआत इस शेर से कर रहे हैं। शेर क्या है गालिब का कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आप जान पा रहे होंगे है ना, ऐसे को लिखने से पहले जो आप शेर, कोटेशन, कोई कविता, कोई नैरेटिव स्टोरी अगर लिख रहे हैं तो आपका जो ऐसे है, ऐसे का जो विषय है उसके बिल्कुल नजदीक होना चाहिए है ना, उस ऐसे के बिल्कुल प्रसंग में ही होना चाहिए। तो जैसे कि ये शेर पढ़ते ही आपको लग रहा होगा कि ये हमारे जो है ऐसे के विषय के संदर्भ में बिल्कुल ही सटीक है ना। जिस तरीके से आप ऐसे का विषय पढ़ रहे हैं कि बदलाव जो आप देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए, उसी तरीके गालिब क्या कहते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यानी धूल चेहरे पे थी और हम साफ क्या कर रहे थे, आईना। यानी अगर हम एक सुंदर स्पष्ट चेहरा देखना चाहते हैं तो हमें आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने चेहरे पर लगी उस धूल को साफ करने की। तो वही चीज है कि अगर आप जो बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले बदलाव अपने आप में लाइए। यानी आप जो चेहरा देखना चाहते हैं तो पहले वैसा चेहरा आप बनाइए, वैसा साफ सुथरा चेहरा आप कीजिए, तभी आईने में साफ सुथरा चेहरा दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से हमने इस ऐसे की शुरुआत गालिब के इस शेर से की जो बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है हमारे ऐसे के प्रसंग के साथ में। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो भी हम शेर, जो भी कविता, जो भी कोटेशन, जो भी स्टोरी लिखते हैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और अपने ऐसे के प्रसंग के साथ जोड़कर दिखाएंगे। गालिब का यह शेर गांधी जी के उपरोक्त कथन, गांधी जी का कथन कौन सा था, जो ऐसे का विषय है, या गांधी जी का ही कोटेशन है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह स्वयं में लाइए। तो यहां पर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टार्टिंग लिखेंगे, डॉट डॉट लगा के अंत के 2 शब्दों को लिख देंगे, है ना। तो गालिब का यह शेर गांधी जी के उपरोक्त कथन जो विषय था की परिपुष्टि करता है। हम जानते हैं कि आईने में हमें वही दिखाई देता है जो हम स्वयं होते हैं, ना कि कुछ और। इसलिए आईने में जो बदलाव देखना चाहते हैं उस बदलाव को पहले स्वयं में लाइए, है ना। ऐसे का विषय भी यही है कि जो बदलाव आप देखना चाहते हैं पहले वो बदलाव स्वयं में लाइए। अतः आईना में, यानी आईना मतलब क्या होता है, जो शीशा होता है, शीशे में आप जिस तरीके के चेहरे को देखना चाहते हैं उस तरीके का चेहरा स्वयं में बनाइए, है ना। अगर आपके चेहरे में धूल लगी है तो आईने में भी धूल युक्त चेहरा ही दिखेगा। अगर आप एक साफ चेहरा देखना चाहते हैं तो पहले चेहरे को साफ कीजिए, ना कि आईने को। यानी बदलाव पहले स्वयं में लाइए, तभी हम बदलाव की उम्मीद समाज, उस व्यक्ति, उस देश से कर सकते हैं। तो अब हम कौन कौन से बदलाव देखना चाहते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ में लिख देंगे और उन्हीं एक एक बदलाव को उठाते जाएंगे और उसका विश्लेषण करते जाएंगे, हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा। देखिएगा कितनी आसानी के साथ, कितनी सरलता के साथ, या एक जो जटिल कोटेशन आपको पहले लग रहा होगा कि इसको कैसे लिखें, कितनी आसानी के साथ इसको 700-800 वर्ड्स में आप लिख पाएंगे। बस ऐसे की क्लास में या अंत तक आप बने रहिए। वास्तव में हम अब दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप यहां पर उन बदलाव को लिखेंगे जो आप चाहते हैं। तो वास्तव में हम किसी दूसरे व्यक्ति, समाज व देश में बहुत कुछ बदलाव की मांग करते हैं। जैसे अब कौन कौन सी मांगे हम चाहते हैं, कौन कौन सा बदलाव चाहते हैं। तो जैसे दूसरा व्यक्ति हमारा सम्मान करे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारा सम्मान करे? अवश्य चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान हो। दूसरा क्या चाहता है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो, यानी भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार से बड़ा नुकसान होता है हर व्यक्ति का, है ना। तो आप चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, इसलिए देश जो है भ्रष्टाचार रहित हो। दूसरा चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? बढ़ता प्रदूषण। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रदूषण की समस्या भी समाप्त हो। फिर क्या चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे हों, यानी आप कहीं घूमने टहलने जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा वहां गंदगी है, तो आप क्या कहते हैं कि सार्वजनिक जो स्थान है ना, ये सब साफ सुथरे होने चाहिए। समाज में सभी को समान अधिकार मिले, विशेषकर महिलाएं, LGBTQ समुदाय जो होते हैं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों, है ना, इन सभी को क्या हो, समान अधिकार मिले। दूसरा आप क्या सोचते होंगे? दूसरा सोचते होंगे कि बाल श्रम भी समाप्त हो जाए। आप चाहते हैं कि जाति मुक्त समाज बने, यानी सभी जातियों को समान सम्मान मिले, है ना, समान दर्जा मिले, तो एक जाति मुक्त समाज हो, यह भी आप चाहते हैं। आप यह भी बदलाव चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सभी मानव समान हो, यानी जो डिफरेंट है भारत में कि बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और किसी के पास बिल्कुल ना के बराबर है, यानी वह गरीब है। तो आप चाहते हैं कि कम से कम आर्थिक समानता समाज में जरूर हो। यह जो आर्थिक असमानता
का जो भेदभाव, ऊंच नीच देखने को मिलता है, आप चाहते हैं यहां पर भी बदलाव हो। तो इस तरह के कई सारे बदलाव को आप देखना चाहते हैं। आप अपने आसपास जो है इस तरीके की बातें देखना चाहते हैं। तो अब हम चाहते तो हैं ये सारे बदलाव, लेकिन अब सवाल है कि, है ना, इस तरीके जब आप पैराग्राफ चेंज करें तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, अब सवाल यह है कि, है ना, यद्यपि, वस्तुतः, कुल मिलाकर, निष्कर्षतः, है ना, इसके फलस्वरूप, है ना, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके निबंध की जो फ्लो होता है इसको बना कर रखते हैं। फ्लो टूटता नहीं है, और आप जानते हैं कि निबंध में फ्लो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, हमने वो सवाल उठाएं, वो बदलाव उठाएं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उपयुक्त कथन कौन से हैं जो हमने ऊपर बदलाव की मांग की, जो हम देखना चाहते हैं। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में हम कितने दृढ़ प्रतिबद्ध नजर आते हैं, यानी हम किसी से अगर सम्मान की मांग करते हैं तो हम सामने वालों का कितना सम्मान करते हैं। हम अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो क्या हम कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं करते? क्या हमारा व्यक्तित्व जो है वह भ्रष्टाचार मुक्त है ना? अगर हम सभी को समान अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं की अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या हमारे अंदर पितृसत्तात्मक वो जो कल्चर है, वह रूढ़िवादी प्रकृति है, कहीं वह हमारे अंदर तो नहीं दुराग्रह के रूप में मौजूद है? तो हमें देखना होगा कि जो हम बदलाव चाहते हैं उसके प्रति हम कितने प्रतिबद्ध हैं। आइए एक एक करके बदलाव के होने एवं स्वयं का उनमें हिस्सेदारी का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। यानी जो बदलाव हम चाहते हैं स्वयं में उन बदलाव में हमारी कितने हिस्सेदारी है। अब हम एक एक करके जो हमने ऊपर बातें कही हैं उसका विश्लेषण करेंगे कि बदलाव चाहते हैं, उन बदलाव में हमारी जो है एक व्यक्ति के रूप में क्या हिस्सेदारी होती है। क्योंकि बदलाव तभी होगा जब हर व्यक्ति जो है उस बदलाव में अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। तो अब हम ऐसे के उन सभी जो हमने बदलाव की जो बात की एक रूपरेखा के रूप में एक एक करके उठाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कितने आसानी के साथ आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम दृष्टिया हमने क्या बात की थी कि दूसरे लोग जो हैं सम्मान करें, है ना। हर कोई चाहता है कि हम दूसरे लोगों से अपने लिए सम्मान, स्वागत व प्रेम चाहते हैं, है ना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाले जो लोग हैं, है ना, वो आपका सम्मान करे, स्वागत करे, आपसे प्रेम करे? अवश्य हर इंसान चाहता है कि उसका सम्मान हो, है ना, वो कहीं जाए तो उसका स्वागत हो, उससे सभी व्यक्ति प्रेम करे। परंतु खुद को उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा साबित कर रहे हैं इस बात का मूल्यांकन कभी नहीं करते। यानी आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों का कितना सम्मान करते हैं, क्या इस बात का कभी मूल्यांकन आप करते हैं? शायद आप इसका मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। इस स्थिति में कुछ भी यदि हमारे साथ कोई गलत बर्ताव करता है ना, ऐसी स्थिति में जब हम अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं करते हैं तो कोई सामने वाला इंसान अगर हमारे साथ गलत बर्ताव करता है तो हम सदैव ही सामने वाले व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं, है ना। आप अपने से जोड़ते चलिए कि आप भी यह महसूस करते होंगे कि हम जिन व्यक्तियों को गलत कहते हैं अगर हम अपना सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करें तो शायद हमारे ही अंदर कुछ कमी हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ वैसा बर्ताव करने के लिए मजबूर हो गया हो। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके का मूल्यांकन नहीं करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर ही हम सदैव दोषारोपण करते हैं कि वही व्यक्ति गलत होगा। किंतु यदि हम स्वयं पर सूक्ष्म दृष्टि डालें और चिंतन करें तो संभव है कि हमारे में ही कुछ कमी नजर आ जाए। कबीर की निम्न पंक्तियों में इस दृष्टव्य को आसानी से देखा जा सकता है। तो कबीर की कौन सी पंक्ति हैं जो पूरे प्रसंग को समाहित करती हैं? कबीर दास जी कहते थे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी बुरा जो देखन मैं चला था, बुरा जो देखने चला था, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने आप को खोजा, अपना मूल्यांकन किया तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं था। यानी अगर हमारे साथ कोई सामने वाला व्यक्ति गलत बर्ताव कर रहा है, हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं? क्या हमारे व्यवहार में वो सारी चीजें हैं जिसकी हम चेष्टा करते हैं? तो ये सब मूल्यांकन हमें स्वयं से करना चाहिए। यानी जो बदलाव हम चाहते हैं वो पहले स्वयं में बदलाव लाएं, वो आदतें स्वयं में विकसित करें, ना कि केवल वो चीजें हम सामने वालों से प्राप्त करने की चेष्टा करें, है ना। तो ऐसे का एक पड़ाव तो हमने विश्लेषण कर लिया कि हम सामने वाले इंसान से अगर सम्मान, स्वागत, प्रेम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजें अपने अंदर विकसित करनी होंगी, अपने व्यवहार में विकसित करनी होंगी। इसी तरह एक कहावत भी है, जैसे को तैसा, यानी हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करेंगे।
इसलिए जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से पाने की चेष्टा करते हैं, पहले हमें स्वयं वैसा व्यवहार अपने जीवन में लाना पड़ेगा। यानी जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, सबसे पहले स्वयं में वो बदलाव लाना चाहिए। तो ऐसे के बिल्कुल सटीक हमने ये बात की, इस तरीके से ही आपको विश्लेषण करना है जो ऐसे के प्रसंग के साथ मिलता जुलता हो, ना कि कुछ ऐसी ऊट पटांग बातें नहीं लिखनी है ना। ऐसे का मतलब होता है आप ऐसे के नजदीक रहें, उससे दूर न जाएं। तो हमने प्रथम दृष्टिया जो हमने बात की थी कि सामने वाले इंसान हमारे साथ जो है सही बर्ताव करे, हमारा सम्मान करे, स्वागत करे, तो उस दृष्टि में हमने विश्लेषण कर लिया कि सामने वाला इंसान तभी हमारे साथ उस तरीके का बर्ताव करेगा जब हमारे व्यवहार में वो सारी चीजें होंगी। तो अब हम बदलाव के दूसरे द्रष्टव्य को देखते हैं, है ना। पहला द्रष्टव्य हमने पूरा कर लिया, अब हम दूसरे द्रष्टव्य पर नजर डालेंगे। दूसरी बात हमने क्या कही थी कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से इसको लिख रहे हैं ना, इसमें कोई आपको कठिनाई लग रही है क्या? बस आपके अंदर वो कलाबाजी होनी चाहिए। एक आसान भाषा में लिखा जाता है, जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप अपने चारों ओर समाज में देखते हैं, उसी को बस जो है अपने ऐसे के प्रसंग के साथ जोड़ते जाइए, आसान भाषा में लिखते जाइए। इसमें कोई बहुत टेक्निकल भाषा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आसान भाषा में लिखेंगे तो जब ऐसे एग्जामिनर पढ़ेगा तो उस ऐसे में उतर जाएगा, है ना, अपने आप को उसमें रख पाएगा। उसके दिमाग को जो है आपको जोर नहीं देना है, एक फ्लो के साथ वो पढ़े और ऐसे कोटेशन, ऐसी बातें लिखें जो उसके बिल्कुल दिल पे लगे। जब दिल पे लगेगा तो वो नंबर भी आपको ज्यादा देगा। द्वितीय दृष्टिया हमने क्या बात की थी बदलाव की, कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो द्वितीय दृष्टिया भ्रष्टाचार पर नजर डालते हैं। हम यह तो चाहते हैं कि हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या फिर आर्थिक व्यवस्था हो, से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, है ना। आप भी यही चाहते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार न हो, समाज में कोई भ्रष्टाचार न हो, आर्थिक व्यवस्था है वहां भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। पर कई बार अब हम विश्लेषण करेंगे स्वयं से, यानी जो बदलाव हम ये चाह रहे हैं स्वयं उसकी पैरवी कितनी कर रहे हैं। तो पर हम कई बार खुद ही ऐसे कई कार्य कर रहे होते हैं जो नैतिकता की दृष्टि से गलत और भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वह बिजली चुराते हैं कटिया डाल के, इसलिए ताकि उनको जो है बिजली का बिल ना देना पड़े। पंखा चलाते हैं, घरों में एसी चलाते हैं और घरों के बाहर निकल के जब वो दूसरे अन्य व्यक्तियों से बात करते हैं तो कहते हैं फलाना नेता, फलाना विधायक जो है बड़ा भ्रष्टाचारी है, समाज में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है ना। सारी आर्थिक व्यवस्था जो है पूंजीपति की तरफ झुकाव होती जा रही है और वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। और स्वयं अपने घर पर क्या कर रहे हैं? बिजली चुरा कर क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार ही तो कर रहे हैं। तो पर हम कई बार खुद ही ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो नैतिकता की दृष्टि से गलत है और भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी वो कार्य आते हैं। पर हम यह कहकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं कि एक व्यक्ति के ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा। तब आप क्या करते हैं? तब आप अपना पल्लू इसलिए झाड़ लेते हैं कि हमारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस घर में एक पंखा चलाते हैं, इसका कितना बिल आता होगा। तो आप उस छोटी सी बात को कहकर अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को ढक देते हैं, उस भ्रष्टाचार को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। लेकिन आप पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने भ्रष्टाचार को हम स्वयं नहीं देखते हैं, उसको ढक जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वह भ्रष्टाचार बहुत छोटा है, इसलिए उस भ्रष्टाचार से हम आसानी से अपने आप को निकाल देते हैं। किंतु हमें यह समझना होगा कि जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, हमें समझना होगा यह बात कि जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह एक व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव लाने से ही व्यवस्था को बदला जा सकता है, क्योंकि व्यवस्था कभी व्यक्ति से अलग नहीं होती। यानी दूसरी पंक्तियों में क्या लिखा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी इस तरीके से अगर हर व्यक्ति छोटा छोटा भ्रष्टाचार करेगा तो यह देश कभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था व्यक्ति ही से तो बनती है ना। व्यवस्थाएं व्यक्ति को नहीं बनाती हैं, बल्कि व्यक्ति जो है वही व्यवस्था को बनाते हैं। इसलिए जब तक हर व्यक्ति से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, तब तक हम किसी भी व्यवस्था, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, हम उन व्यवस्थाओं से भी भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमें मैं क्या और मेरा क्या की भावना से उभरना होगा। देखो कितनी शानदार लाइन है, इस तरीके की लाइन को आप नोट करो, लिख लो, है ना। जब ऐसा निबंध आए तो इस तरीके की लाइन को लिखकर अंडरलाइन करो तुरंत। हमें मैं क्या और मेरा क्या, यानी मैं क्या हूं और मेरा क्या है कि भावना से उभरना होगा, तभी गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा के करीब पहुंच पाएंगे। रूजवेल्ट का कथन भी है ना। रूजवेल्ट का यह कथन खुद को परिवर्तित करने की धारणा के नजदीक दिखाई देता है।
तुम जो कर सकते हो वह करो जहां तुम हो और जो कुछ तुम्हारी सामर्थ्य है। यानी भ्रष्टाचार को तुम खत्म करना चाहते हो तो तुम्हारी उसे खत्म करने की क्या सामर्थ्य है, जो कर सकते हो वो करो। अगर आप बिजली का बिल चुराते हैं, चाहे वह बिल 100 रुपए का चुरा रहे हैं महीने में, चाहे 200 का चुरा रहे हैं, तो आपकी सामर्थ्य क्या है? आपकी सामर्थ्य है कि आप बिजली का बिल भरें। इस तरीके का जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं यह ना करें। तो आप बदलाव को तभी देख सकते हैं जब खुद को जो है परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, और रूजवेल्ट का यह कथन बहुत ही स्पष्ट इस प्रसंग को सिद्ध करता है। अब हम बदलाव के तीसरे चरण में चलते हैं। यानी हमने पहले बदलाव को स्पष्ट किया, विश्लेषण किया, उसके बाद जो हमने दूसरा बदलाव क्या बताया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज देखना चाहते हैं, हमने उसका विश्लेषण किया। अब तीसरा बदलाव क्या था हमारा कि हम पर्यावरण मुक्त यानी प्रदूषण मुक्त जो है देश देखना चाहते हैं, है ना। तो हर कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण चाहता है। अब इसका विश्लेषण करेंगे, है ना। आप भी चाहते होंगे कि अपनी स्वस्थता के लिए आप क्या चाहते हैं कि प्रदूषण न हो, अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले, है ना, जिससे जो है हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। तो हर कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण चाहता है। वर्तमान में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीन आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 वर्षों से दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में से एक बनी हुई है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों के अधिकांश शहर जो हैं भारत के ही शामिल हैं। यानी प्रदूषण की एक व्यापक समस्या है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि प्रदूषण जो है हमारे यहां से समाप्त हो जाए। हमारा बदलाव का यह तीसरा कह सकते हैं तीसरी पंक्ति यही थी कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना, स्वस्थ प्रदूषण के बदलाव की मांग करते हैं, यानी प्रदूषण मुक्त देश की बात करते हैं। और इन सब के लिए हम बड़े बड़े उद्योगपतियों, है ना, बढ़ते परिवहन आदि को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हम जब बातें करने लगते हैं, जब प्रदूषण लगातार बढ़ता जाता है, तो हम बातें क्या करते हैं? हम बातें करते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो परिवहन है, बढ़ता परिवहन है, घरों में जो पूंजीपति है ना, बड़ी बड़ी एसी लगाए हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और हम उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, यह सही भी है ना। अगर आप जिम्मेदार इनको ठहरा रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, कल कारखाने जो चल रहे हैं उनके द्वारा व्यापक स्तर पर जो है प्रदूषण फैल रहा है, यह सही भी है। किंतु इन सब के बावजूद अब विश्लेषण स्वयं के स्तर पर करना है, यानी बदलाव चाह रहे हैं तो अब देखना है स्वयं के स्तर पर क्या आप पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने की पैरवी कर रहे हैं या इसे प्रदूषण युक्त करने में आपका भी हाथ है। तो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के लिए उद्योगपतियों को कोसने की बजाय खुद से भी यह संकल्प लें कि हम पर्यावरण मैत्री जीवन शैली अपनाएं। यानी आप अगर प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहते हैं तो उद्योगपति तो हैं, है ना, लेकिन उनको कोसने की जगह स्वयं में जो है कितना जो है किस सामर्थ्य के साथ हम पर्यावरण प्रदूषण न फैले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मूल्यांकन करने की जरूरत है। यानी उद्योगपतियों को कोसने की बजाय, क्योंकि अगर उद्योग नहीं चलेंगे तो देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। जब आर्थिक विकास नहीं होगा, जो अर्थव्यवस्था यानी जो हमारा सर्वाइवल है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो उद्योग जरूरी है, लेकिन उनको कोसने की बजाय हम स्वयं के स्तर पर देखें क्या हम पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। यानी जो चीजें हमारे स्तर पर हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को रोकने की कोशिश करें व्यक्तिगत स्तर पर। तो क्या करें? तो खुद से भी संकल्प लें कि हम पर्यावरण मैत्री जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि प्रदूषण कल कारखानों के साथ ही हमारे द्वारा प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंकने, बहती नदियों में कूड़ा कचरा, मल को बहाने, गाड़ियों के धुएं को फैलाने जैसी तमाम चीजों से भी व्यापक स्तर पर प्रदूषण होता है। यानी कल कारखाने, उद्योगों से तो प्रदूषण होता ही है, लेकिन जो हम व्यक्तिगत स्तर पर कूड़ा कचरा फैलाते हैं, है ना, पन्नी जहां से उठाया, है ना, कहीं फेंक दिया, बहती नदियों में हम कूड़ा कचरा डाल देते हैं, है ना, सीवर लाइनों को उन्हीं में प्रवाहित कर देते हैं, मोटर गाड़ियां जो चलाते हैं, है ना, अगर काम नहीं है जहां पैदल जाया जा सकता है, साइकिल से जाया जा सकता है, वहां भी जो है हम परिवहन यानी जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि हमको प्रदूषण मुक्त जो है वातावरण चाहिए। तो कैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको मिल सकता है? जब आप स्वयं जो है व्यापक स्तर पर प्रदूषण करने में संलिप्त हैं। सवाल यही है कि अगर आप प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहते हैं तो पहले बदलाव स्वयं में लाइए, पहले अपने जीवन शैली को मित्रतापूर्ण यानी पर्यावरण मैत्री जीवन शैली को अपनाइए, पर्यावरण से मित्रता करिए। इसलिए यदि आप प्रदूषण मुक्त वातावरण अपने लिए चाहते हैं
तो पहले स्वयं अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मैत्री बनाएं। जैसे इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, यानी अगर आपके पास गाड़ी पुरानी है ना, सरकार कहती ही भी है बार बार कि पुरानी गाड़ियों की क्या किया जाए, उनको स्क्रब किया जाए, और इलेक्ट्रिक वाहन का लगातार ना उसको प्रोत्साहन दे रही है। तो अब इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदिए, ना कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को। प्लास्टिक की जगह जो है जूट की थैलियों का प्रयोग करें, है ना। आप में कितने होंगे जो प्लास्टिक का प्रयोग अब नहीं करते होंगे, है ना। हर जगह जाते हैं, प्लास्टिक की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। नदियों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट ना फेंकें। बिजली का अनुचित उपयोग करें, यानी आप देखते हैं कि कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है ना, उसका यूज नहीं है, तब भी वो सारी चीजें चल रही हैं। तो ऊर्जा किससे बनती है? ऊर्जा बनती है कोयले के दहन से। ज्यादातर आज इंडिया में 50% से अधिक कोयला, है ना, किससे बन रहा है? कोयले के दहन से ही बिजली बन रहा है। तो अगर आपकी मांग ज्यादा होगी लाइट की, आप अनुचित रूप से लाइट का जो है मिसयूज करेंगे, तो क्या होगा? ज्यादा मांग होगी तो वहां ज्यादा कोयला चलाया जाएगा। जब ज्यादा कोयला जलेगा तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। इसलिए बिजली का अनुचित उपयोग करें, उसका गलत उपयोग ना करें। साथ ही वृक्षारोपण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वृक्षारोपण क्या करता है? प्रदूषण को जो है अवशोषित करता है। गांधी जी कहते भी थे, उस आस्था का कोई मूल्य नहीं है जिसे आचरण में ना लाया जा सके। तो बहुत ही अच्छा है कि आप आस्था तो कर रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त हमको वातावरण मिले, लेकिन आप जो है अपने आचरण में उस चीज को नहीं ला पा रहे हैं। आप लगातार व्यक्तिगत स्तर पर इस तरीके के प्रदूषण करते जा रहे हैं। आप अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मैत्री नहीं बना पा रहे हैं। तो कैसे जो है आप पूरे देश में जो है एक प्रदूषण मुक्त कह सकते हैं, प्रदूषण मुक्त आप देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं, जब व्यक्तिगत स्तर पर ही आप स्वयं जो है उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने तीसरे बदलाव का विश्लेषण कर लिया, स्वयं के स्तर पर और बदलाव के स्तर पर हम जो चाहते हैं। इसी तरह हमारा जो अगला जो बदलाव था वह समाज के वंचित वर्गों को समान अधिकारों को लेकर था। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पैरा में, है ना, नेक्स्ट बदलाव का विश्लेषण करेंगे। इसी तरह कुछ सामाजिक नुमाइंदे जो सभी के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं, किंतु इनमें से अधिकांशतः पूर्व के दुराग्रहों से संलिप्त होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि नारी के अधिकारों के लिए लड़ने वाले स्वयं उनके शोषण में तल्लीन हो जाते हैं। यानी हमने बदलाव क्या डिमांड की थी बदलाव की, कि समाज में सभी को समान अधिकार मिले। तो ऐसे कुछ आपको सामाजिक नुमाइंदे मिलेंगे जो हमेशा, है ना, समान अधिकारों की बात करेंगे, है ना। उन समान अधिकारों में विशेषता किसकी बात करते हैं? महिलाओं की, दिव्यांगों की, LGBTQ समुदाय की, अल्पसंख्यकों की, है ना। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप भी यही बदलाव चाहते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांशता जो यह चाहते हैं ना, ये सारी चीजें हो कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, वे स्वयं जो है पूर्व के दुराग्रहों से युक्त होते हैं। अधिकारों के लिए लड़ते तो हैं, लेकिन स्वयं उनके शोषण में भी तल्लीन पाए जाते हैं। किस तरीके से तल्लीन पाए जाते हैं, आइए इसको हम एक नजर देखते हैं। सिर्फ नारी के समर्थन में आंदोलन कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी। यानी इस तरीके के जो सुधार चाहते हैं ना कि समान अधिकार मिले, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा गलत व्यवहार होता है नारियों के प्रति, तो वो आंदोलन करने उतर जाते हैं। तो सिर्फ आंदोलन, यानी नारी के समर्थन में सिर्फ आंदोलन कर देने से स्थिति नहीं बदलेगी, उसके लिए हमें अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलना होगा। यानी सिर्फ हम आंदोलन करते रहेंगे कि समान अधिकार मिले, लेकिन हमारे अंदर दुराग्रह या पूर्वाग्रह क्या है? पितृसत्तात्मकता का। तो बदलाव तभी होगा जब पितृसत्तात्मकता की मानसिकता को हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बदल लेंगे, जो कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से दिखाई भी पड़ जाता है। यानी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मकता किस तरीके से, आप देखेंगे आगे देखेंगे कि किस तरीके से व्यक्ति के अंदर जो यह चाह रहा है कि सबको अधिकार मिले, है ना, महिलाओं को समान अधिकार मिले, लेकिन उनके अंदर भी पितृसत्तात्मक की जो मानसिकता है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से झलक पड़ती है। जैसा कि एक उदाहरण है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि निर्भया कांड के बाद अक्सर यह नारा लग रहा था कि दिल्ली पुलिस एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। यानी जब दिल्ली पुलिस सही से निर्भया कांड की जो है काम नहीं कर रही थी, इस तरीके की जब घटनाएं हुई, तो नारा क्या लग रहा था कि दिल्ली पुलिस एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। तो ये नारा कौन लगा रहा था? ये नारा वही लगा रहे थे जो महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े थे, है ना, ये महिलाओं के शोषण के प्रति खड़े थे कि अब इस तरीके के काम न हो। यह दिल्ली पुलिस की जो है नाकामयाबी ही है, इसलिए वो नारा लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। इस बात पर अगर आप सूक्ष्म दृष्टि डालें, है ना, इस तरीके के नारा तो लग रहे हैं, अब अगर आप इसमें सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे तो यह नारी विरोधी मानसिकता ही
दिखाई देती है। यानी जो नारियों के समान अधिकार, उनके शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वही जो है इसमें जो है शामिल हैं, वही उनके शोषण में संलिप्त भी हैं। अगर आप एक सूक्ष्म दृष्टि, ये जो नारा लग रहा था, इस पर डालेंगे कि इस बात पर अगर आप सूक्ष्म दृष्टि डालें तो यह नारी विरोधी मानसिकता ही दिखाई देती है, जिसने स्त्री के रहन सहन से लेकर पहनावे तक को कायरता का प्रतीक मान लिया है ना। यानी चूड़ी पहन के डांस करो, इनमें से चूड़ी पहनना भी एक है। तो चूड़ी पहन के डांस करो, ये कायरता की निशानी को दिखा रहा है कि उनके पहनावे, है ना, इन सारी चीजों को ये कहीं ना कहीं एक पितृसत्तात्मकता की जो पूर्वाग्रह हमारे अंदर व्याप्त है, वही यहाँ पर झलक रही है। एक तरीके से उनके शोषण ना हो, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरीके के नारे देकर कहीं ना कहीं हम उस पितृसत्तात्मकता की झलक को भी हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं कि उनके जो पहनावे हैं वो कायरता पूर्ण हैं। दूसरा, अगर हम बात LGBTQ समुदाय की करें या फिर दिव्यांगों या अल्पसंख्यकों की करें, तो भी यही बात सच निकल कर आती है कि हम सभी ऊपरी मन से भले ही इनके समान अधिकारों की बात करें, यानी LGBTQ समुदाय के समान अधिकारों की बात करें, दिव्यांगों की समान अधिकारों की बात करें, हम ऊपरी मन से तो भले ही इनके समान अधिकारों की बात करते हों, लेकिन हमारा आंतरिक मन इनके प्रति दुराग्रहों से युक्त नजर आता है। हम अक्सर जो LGBTQ समुदाय के व्यक्ति हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, या फिर उनको जो है गलत नजर से देखने लगते हैं। तो इसको एक उदाहरण के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी LGBTQ के समुदाय को कानूनी रूप से विवाह करने हेतु अभी भी विशेष विवाह अधिनियम में दर्जा नहीं मिल पाया है। तो लगातार जो LGBTQ समुदाय के व्यक्ति हैं वह यह बात कह रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं कि उनको विशेष विवाह अधिनियम में दर्जा दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो उनके संबंध होंगे वो वैध होंगे, अवैध संबंध नहीं माना जाएगा। लेकिन उनको विवाह करने के लिए इस जो विशेष विवाह एक्ट है उसमें अभी भी दर्जा नहीं मिल पाया है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि हम समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस तरीके के अगर अधिनियम में उनको दर्जा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं हमारा आंतरिक मन जो है उनके प्रति दुराग्रहों से युक्त है। और सरकार यह बात कहती है कि इस तरीके के जब एक्ट में इनको स्थान मिलेगा तो समाज के स्तर पर जो नैतिकता है वो बाधित होगी। लेकिन हमें समझना होगा ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, है ना। जब चीजें प्राकृतिक होती हैं तो हम कैसे कह सकते हैं वो समाज पर गलत असर डालेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि उनको ये सारे जो कानून है ना, हर व्यक्ति को एक निजता का अधिकार है, हर व्यक्ति को जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। जब ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं तो उनको नेचुरल जस्टिस भी मिलना चाहिए, समान न्याय भी मिलना चाहिए। लेकिन हम बात तो कह रहे हैं, लेकिन समाज इसको अभी आंतरिक मन से जो है स्वीकार नहीं करता है, केवल ऊपरी मन से जो है समान अधिकारों की बात करता हुआ नजर आता है। वही दिव्यांगों के लिए अगर बात करें तो दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार की अवसंरचना का अभाव भी दिखाई देता है। इन सब के कारण यही है कि हम बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन उस बदलाव में स्वयं को नहीं रखते हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष अवसंरचना मतलब अगर दिव्यांग किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो क्या दिव्यांग के लिए कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर है? यानी स्कूल में केवल हम सीढ़ियां ही तो देखते हैं, अधिकांश स्कूल कॉलेजों में केवल चढ़ने के लिए सीढ़ियां ही होती हैं। क्या दिव्यांगों के लिए जिनके पैर नहीं है उनके लिए क्या इस तरीके के ढलाई युक्त क्या अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है? कार्यालयों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थानों में तो हम देखेंगे कि भारत के अभी अधिकांश या कह सकते हैं बहुत ना के बराबर ऐसे स्थान होंगे जहां पर दिव्यांगों को रख कर भी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया होगा। तो समान अधिकार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन बदलाव में कितनी हम पैरवी कर पा रहे हैं यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका मूल्यांकन करना होगा, तभी जो बदलाव की जो हम उम्मीद करते हैं तभी वो बदलाव पूरे हो सकेंगे। एक कहानी आपको सुनाते हैं, है ना, जो LGBTQ समुदाय से संबंध एक कहानी है जो बहुत ही कह सकते हैं प्रभावित करने वाली कहानी होगी। अगर आप इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको वाकई में इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अधिक मार्क्स जरूर देगा। एक कहानी जो हमने अपने पड़ोस में घटित होते देखा। हालांकि है ना, इस तरीके की नैरेटिव स्टोरी आपको बनाना भी आनी चाहिए, है ना। एक कहानी जो हमने अपने पड़ोस में घटित होते देखा, और यह कहानी सिर्फ हमारे पड़ोस की नहीं है, ये कहानी पूरे देश की है ना। ये कहानी पूरे देश की है कि एक कहानी जो हमने अपने पड़ोस में घटित होते देखा, एक दाम्पत्य जिन्हें लंबे समय से कोई संतान नहीं हो रही थी, किंतु ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया।
परिवार में बेटी को सभी खूब प्रेम करते थे। जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी तो यह देखा गया कि बेटी के अंदर पुरुष प्रकृति के लक्षण हैं। यानी बेटी थी, पहले छोटी थी तो सब प्रेम कर रहे थे, क्योंकि परिवार में कोई संतान नहीं हो रही थी, है ना। लंबे समय के बाद संतान हुई तो जब बेटी हुई तो उसको सभी प्रेम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई तो देखा गया उसके अंदर पुरुष प्रकृति के लक्षण हैं, यानी LGBTQ समुदाय से संबंध अब ये बेटी रखने लगी थी। यह जानकर उनके परिवार, यहाँ तक कि उनके माता पिता का व्यवहार भी उसके प्रति नकारात्मक होने लगा। यानी जो माता पिता, जो परिवार उसे प्रेम करते थे अभी तक, है ना, ये जानकर कि बेटी के अंदर पुरुष प्रकृति के लक्षण हैं, उनके व्यवहारों में अचानक जो है एक बदलाव आया। अब उनके व्यवहार उसके प्रति क्या हो गए, नकारात्मक होने लगे। यह सब कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर बेटी रोज आहत होती थी और 22 वर्ष की उम्र में वह एक दिन अचानक अपना घर छोड़कर चली गई। आज उसके गए 5 वर्ष से अधिक हो गए, किंतु अभी तक वह वापस नहीं लौटी। यह घटना शायद नई नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन समाज के दुराग्रहों के कारण देखने को मिलती हैं। आज हमें इस मानसिकता को व्यक्तिगत स्तर पर बदलने की जरूरत है, तभी एक समावेशी समाज की परिकल्पना सत्य होगी, है ना। तभी एक समावेशी समाज की परिकल्पना सत्य होगी। तब हम, जब तक हम अपने मानसिक, है ना, मानसिक स्तर पर उन दुराग्रहों, उन पुराग्रहों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक जो हम बदलाव देखना चाहते हैं, समाज समावेशी हो, तब तक समावेशी समाज की परिकल्पना सत्य नहीं हो सकती है। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार, समुदाय के स्तर पर, समाज के स्तर पर और देश के स्तर पर जो है बदलाव की आवश्यकता है। और उन बदलाव की पैरवी हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर करना जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बदलाव भी होगा ये जो है सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। अंत में अब सवाल यही है कि, है ना, हमने जो बदलाव हम देखना चाहते थे, हमने समाज के स्तर पर जो बदलाव देखना चाहते हैं उसका विश्लेषण किया, है ना, पर्यावरण के स्तर पर जो बदलाव देखना चाहते हैं उसका विश्लेषण किया, व्यक्तिगत स्तर पर यानी हम सभी से सम्मान चाहते हैं उसका विश्लेषण किया, फिर हमने भ्रष्टाचार के स्तर पर विश्लेषण कर दिया। यानी जो हमने बातें उठाई थी उन सभी का हमने सूक्ष्म मूल्यांकन करके विश्लेषण किया कि जो बदलाव चाहते हैं उनकी पैरवी स्वयं से ही हमें करना होगा। अंत में अब सवाल यही है कि हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन अपने स्वार्थ एवं पूर्वाग्रहों को छोड़ना भी नहीं चाहते। यानी हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन उन बदलावों में स्वयं को शामिल करना नहीं चाहते हैं। बदलाव के शुरुआत की पैरवी स्वयं से नहीं करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना भी है। इसलिए आज हमें यह संकल्प लेना होगा, तो एक समाधान के रूप में अब दिखा रहे हैं कि आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम जहां कहीं भी बदलाव लाने की मांग करते हैं उस बदलाव की शुरुआत सबसे पहले खुद से करें, तभी वह संभव हो पाएगा। तो हम क्या संकल्प लें? हम संकल्प लें कि जहां कहीं भी हम बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उस बदलाव की शुरुआत कहां से करनी होगी? तो सबसे पहले उस बदलाव की शुरुआत पहले खुद से करनी होगी, तभी वह बदलाव जो है संभव हो पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर नैरेटिव स्टोरी है जो बिल्कुल सत्य भी है। इसको आप अब लिखें तो पूरा प्रसंग जो है इसमें समाहित हो जाएगा। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी शहर, लंदन का एक शहर है, वेस्टमिंस्टर एबी शहर में एक अंग्रेज पादरी की कब्र है, जहां पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अब इन पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूं, गौर से जरा इनको सुनिएगा, है ना। उस कब्र की पंक्ति में क्या लिखा है, तो डबल इन्वर्टेड कामा के साथ आप इस तरीके की पंक्तियों को लिखेंगे कि उसमें लिखा था कि जब मैं जवान था, है ना। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं जवान था तब मेरी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी। और यह कहां पर लिखा हुआ है? तो लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी शहर में एक अंग्रेज पादरी की कब्र पर जो है ये पंक्तियां लिखी हैं। जब मैं जवान था तब मेरी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी, मैं विश्व को बदल डालने का सपना देखा करता था। यानी जब मैं जवान था तो मेरी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, मैं विश्व को बदल डालने का सपना देखा करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और बुद्धि आई कि मुझे लगा कि दुनिया नहीं बदलेगी। यानी जवान था तब लग रहा था कि पूरी दुनिया में बदल दूंगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और मुझमें समझ, बुद्धि विकसित हुई तो मुझे लगा कि दुनिया नहीं बदलेगी और मैंने अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया। अब क्या किया कि दुनिया की जगह दुनिया बदलने की बजाय अपने देश को बदल डालने का फैसला किया। तो जब जवान था तो दुनिया बदलने की बात की, जब थोड़ा बड़ा हुआ उसे समझ आया कि दुनिया नहीं बदलेगी तो क्या किया उसने? अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया। अब वह सोचने लगा कि अब दुनिया को नहीं बदलना है, अब अपने देश को बदल डालने का उसने फैसला किया। लेकिन यह भी एक दुरूह कार्य जैसा लगा, यानी यह भी एक बड़ा मुश्किल कार्य जैसा लगा उसे। जीवन के अंतिम दिनों में हताश होकर मैंने अंतिम प्रयास के रूप में स्वयं के परिवार को ही बदलने का फैसला किया। जवान था तो दुनिया बदलने की बात है, उसके बाद
थोड़ा सा उम्र हुआ, समझ आई, तो उसे लगा कि दुनिया नहीं बदलेगी, तो उसने फैसला किया कि हम देश को बदलेंगे। लेकिन देश को बदलना भी एक बड़ा दुरूह कार्य उसे लग रहा था। तो वह हताश होकर क्या किया कि उसने सोचा अब मैं अंतिम प्रयास के रूप में स्वयं के परिवार को ही बदलने का फैसला किया। यानी ना दुनिया बदल पाया, ना देश बदल पाया, अब चला परिवार को बदलने, और उन लोगों को जो कि मेरे नजदीक है, यानी परिवार को बदलने चला, और जो उसके सगे संबंधी या उसके नजदीक जो व्यक्ति हैं उनको बदलने का फैसला किया। लेकिन मैं इनमें से किसी को भी नहीं बदल सका। पंक्ति में क्या लिखा है उस कब्र की पंक्ति में कि मैं बदलना चाहता था इन सभी को, लेकिन इनमें से किसी को भी बदल नहीं सका। और अब जबकि मैं अपनी मृत्युशैया पर हूं, मुझे अचानक यह महसूस हुआ। अब व्यक्ति मरने वाला है, तो मरते वक्त जब वह सोच रहा है तो उसे अचानक एक ख्याल आया, अगर मैंने केवल खुद को बदल लिया होता तो अपनी प्रेरणा से अपने परिवार को भी बदल पाता, परिवार वालों के सहयोग से मैं अपने देश को बदलने के लायक हो जाता, और क्या पता मैं दुनिया को भी बदल लेता। यानी जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब उसे अचानक यह महसूस हुआ कि दुनिया, देश, परिवार को बदलने की जगह अगर मैं केवल खुद को बदल लिया होता तो अपनी प्रेरणा, यानी जो बदलाव अपने आप में करता, उनकी प्रेरणा पाकर शायद मेरा परिवार भी बदल जाता, और जब परिवार बदल जाता तो परिवार वालों के सहयोग से मैं अपने देश को भी बदलने के लायक हो पाता, और जब देश बदलता तो शायद क्या पता जो मैं बदलाव देखना चाहता था दुनिया में, वो बदलाव भी मैं कर पाता। तो आप देख रहे हैं ना कि जो पादरी था, है ना, लंदन के वेस्टमिंस्टर कब्र की, है ना, जो कब्र में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस ऐसे के विषय से कितनी नजदीक है कि आप दुनिया तभी बदलने की चेष्टा कर सकते हैं, तभी संभव हो सकता है जब उस बदलाव को जो है अपने आप में जो है उसको शामिल कर लें। इसी तरीके की एक बुद्ध की भी कहानी है। वो बुद्ध की कहानी सुनी होगी कि बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आता है और उसको बहुत सारी गालियां देता है। बुद्ध तब भी मुस्कुराते रहते हैं। जब वह व्यक्ति पूछता है कि हमने आपको इतनी गालियां दी, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो बुद्ध पलटकर जवाब देते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति वह चीज ना ले तो वह चीज किसके पास रहेगी। तो वह व्यक्ति कहता है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जब हमारी वस्तु नहीं लेता है तो वह वस्तु हमारे पास ही रह जाती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीके से आपने हमको गाली दी, हमने आपकी गाली को स्वीकार नहीं किया, तो आपकी गाली आपके पास ही रह गई। तो वह व्यक्ति उसी टाइम जो है बुद्ध के चरणों में शीश नवाता है और उनसे माफी मांगता है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति में बदलाव आता है। तो उस व्यक्ति के साथ अब परिवार में बदलाव आता है, परिवार के साथ समाज, और समाज के साथ देश भी शायद बदल जाए अगर इस तरीके से व्यक्ति के अंदर, स्वयं के अंदर अगर वो बदलाव आ जाए, जो बदलाव वह देखना चाहता है इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में। तो उपरोक्त पंक्तियों में बदलाव का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। यानी जो कथन हमने ऊपर कहा, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, तो उपरोक्त पंक्तियों में बदलाव का जो बदलाव की हम चर्चा की है, तो उपरोक्त ये जो पंक्तियां हैं ऊपर लिखी हुई हैं, पंक्तियों में बदलाव का संपूर्ण सार छिपा हुआ है, जो हमारे विषय का केंद्र बिंदु है। गांधी जी ने जब यह बात कही थी कि एक इंसान के रूप में हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम इस दुनिया को बदलें, जितनी इसमें है कि हम अपने आप को बदल डालें। यानी गांधी जी ने इसी प्रसंग में एक और कोटेशन कही थी कि एक इंसान के रूप में, यानी अगर हम एक व्यक्ति हैं तो उस व्यक्ति के रूप में हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम इस पूरी दुनिया को बदल दें, बल्कि महानता किसमें है? महानता इस बात में है कि हम जितना हो सके अपने आप को बदल डालें। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारी प्रेरणा से हमारा परिवार, हमारे परिवार से हमारा समाज, और समाज से देश, और देश से शायद दुनिया भी उस बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकेगी। और गांधी जी के आचरण में हमने यही देखा था कि हमारा आचरण व्यवहार सदैव गांधी जी के सादा जीवन और उच्च विचारों की भावना पर ही आधारित होना चाहिए। जब इस तरीके की कोटेशन गांधी जी कह रहे थे, तो गांधी जी के अगर आप जीवन को बड़े गौर से देखोगे तो गांधी जी ने उन सभी बदलाव को स्वयं में जिया है जो बदलाव देखना चाहते थे। अगर गांधी जी देश में शांति, अहिंसा, त्याग, है ना, लोगों के अंदर त्याग, करुणा के मूल्यों को देखना चाहते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारा। न केवल अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारा, बल्कि उन मूल्यों को जिया भी। उन्होंने हमेशा अहिंसा, शांति पर जो है अड़िग रहे, खड़े रहे, परिस्थितियां कुछ भी हो, है ना, करुणा, त्याग। अगर वो सार्वजनिक स्थानों के साफ सफाई की बात करते थे तो वह स्वयं जो है अपने घर की साफ सफाई, है ना, अपने बाथरूम की, है ना, वो स्वयं जो है साफ सफाई करते थे। तभी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया था, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की जो पैरवी है वो गांधी जी की प्रेरणा से ही ली गई है, क्योंकि गांधी जी जो है स्वयं जो है अपने घर, अपनी चीजों की साफ सफाई करते थे।
गांधी जी के अंदर स्वयं वो करुणा त्याग के मूल्य थे जो वो दुनिया में देखना चाहते थे। तो इसीलिए हमारा जो आचरण है, हमारा आचरण और व्यवहार है, वह सदैव गांधी जी के सादा जीवन और उच्च विचारों की भावना पर ही आधारित होना चाहिए। तो एक कंक्लूजन के रूप में अब हम इसको लिख रहे हैं, जहां गांधी जी ने साध्य की बजाय साधन की पवित्रता पर बल दिया। यानी आप अपने लक्ष्य पर बल मत दीजिए, बल्कि उस लक्ष्य को किस तरीके से प्राप्त करना है उन साधनों की पवित्रता पर बल दीजिए। यानी आप अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज देखना चाहते हैं तो लक्ष्य आपका भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए किन किन मार्गों को अपनाना है, उन मार्गों का पवित्र होना आवश्यक है। यानी साध्य की बजाय साधन की पवित्रता पर अधिक बल दिया जाए, और यही बात हम गांधी जी के आचरण से सीखते हैं। अगर गांधी जी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश में शांति, अहिंसा, त्याग व करुणा आदि नैतिक मूल्यों को देखना चाहते थे तो पहले गांधी जी ने स्वयं के भीतर इन मूल्यों का समावेश किया और आजीवन उस पर अड़िग रहे, उसको जिया भी। तभी आज भी बापू जी के विचार हमारी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यानी अगर गांधी जी उस टाइम शांति अहिंसा चाहते थे, है ना, उस पर अड़िग रहे, उस पर चले, तो आज तभी तो विश्व जो है शांति अहिंसा की जब भी बात करता है तो वह गांधी जी की बात करता है और उनके मूल्यों पर लगातार बने रहने की बात करता है। तो इससे क्या होगा, अगर गांधी जी के उन मूल्यों को हर देश अपना ले तो देश से शांति, है ना, शांति अहिंसा जो है पूरी दुनिया में जो है कायम हो जाए। तो शायद गांधी जी का यही विचार था कि जब हम अपने आप में वो बदलाव लाएंगे तभी जो दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं शायद वो दुनिया में बदलाव संभव हो सके। कुल मिलाकर अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर गांधी जी के कथन का जो बदलाव, है ना, दूसरों में देखना चाहते हैं वो स्वयं में लाइए का निष्कर्ष एक कहानी से हम करते हैं ना। एक कहानी लिखकर अब हम अपने ऐसे का निष्कर्ष करते हैं। कहानी क्या है, कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक जंगल में आग लग गई, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में आग लग गई। एक चिड़िया बगल की नदी में जाती और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास करने लगती। जंगल में आग लगती है, चिड़िया क्या करती है, एक बगल में नदी होती है जंगल के, और उस नदी के पानी को अपनी चोंच में भरकर लाती है और जंगल में लगी जो आग होती है उसको बुझाने का कार्य करने लगती है। उसे ऐसा देखकर ना थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा होगा कि जंगल में आग लगी, है ना, केवल एक चिड़िया के चोंच में पानी भर के, है ना, पानी भर लाने से तो आग बुझने वाली है नहीं, ऐसा आप भी सोच रहे होंगे। तो इसी तरीके से जो अन्य जानवर थे जंगल में, जैसे बंदर, तो उसे ऐसा देखकर एक बंदर जोर जोर से हंसने लगा। पूछा कि क्यों मूर्खों वाला काम कर रही हो। आप भी यह सोच रहे होंगे कि चिड़िया मूर्खों वाला काम कर रही है कि जंगल में इतनी बड़ी आग लगी है और वह चोंच में जो है पानी भरकर उस आग को बुझाने का कार्य कर रही है। है ना, वैसा ही एक बंदर था और वह जोर जोर से हंसा और कहने लगा चिड़िया से कि क्यों मूर्खों वाला काम कर रही हो, इससे जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। इस पर चिड़िया का जवाब हमें अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत है, और यही जरूरत जो है, जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव स्वयं में लाइए। उसका पूरा क्रक्स चिड़िया के इस जवाब में छिपा हुआ है। इस पर चिड़िया का जवाब हमें अपने व्यवहार में उतारने की जरूरत है। चिड़िया ने कहा, क्या कहा चिड़िया ने, कि मेरे द्वारा ऐसा करने से जंगल की आग भले न बुझे, मेरे ऐसा करने से जंगल की आग भले न बुझे, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार होगा। समझ रहे ना, चिड़िया का जवाब भी कितना बड़ा है कि जंगल की आग भले न बुझे, मगर जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा, इस घटना को जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति हमारा सम्मान करे, है ना, सभी को समान अधिकार मिले, है ना, प्रदूषण मुक्त अगर देश बने, इस पर जब हम बात कर रहे हैं तो स्वयं जो है उस पर अमल करें, स्वयं उन बदलावों की पैरवी करें कि जब इतिहास लिखा जाए तो हम उन बदलावों को लेकर कितने प्रतिबद्ध थे इस बात पर लिखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो है हमारी उस प्रतिबद्धता, हमारे उस दृढ़ संकल्प से प्रेरणा ले और आगे वो भी ऐसे दृढ़ संकल्प को अपने जीवन में अपना सके। तभी धीरे धीरे वो बदलाव लाए जा सकते हैं जो हम आज कल्पना करते हैं, आज सोचते हैं, वो बदलाव भी संभव हो सकेंगे। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही शानदार तरीके से, एक बहुत ही अच्छे फ्लो के साथ पूरे एसे को लिखा। किस तरीके से हमने इस एसे को स्टार्ट किया, एक शेर से स्टार्ट किया गालिब के, और उस शेर के बाद हमने किस तरीके से फिर उसको डिस्क्राइब करके नेक्स्ट पैरा में एसे का पूरा जो है एक निचोड़ दे दिया कि हम कौन कौन से बदलाव देखना चाहते हैं। फिर उन बदलाव को देखा और उन बदलाव के स्तर पर स्वयं के विश्लेषण के संदर्भ में बात की, क्योंकि विषय पूरा क्या था, स्वयं के बदलने का, यानी बदलाव को जो देखना चाहते हैं स्वयं में जो है कितना भागीदारी है उन बदलाव को लेकर एसे का विषय था। तो बदलाव
के साथ साथ स्वयं उन बदलाव के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं। हर उन बदलावों को हमने एक एक करके डिस्कस किया, बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ उसका विश्लेषण किया, बहुत ही सरल आसान शब्दों में एक धारा प्रवाह ऐसे हम बहुत ही शानदार यहाँ पर लिख पाए। इस तरीके का अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे क्लास के साथ में। ऐसे की इस क्लास को अगर आपने एंजॉय किया हो, कुछ सीखा हो तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है हम ऐसी ही क्लासों को और भी ला सके, क्योंकि हमारी ये सभी क्लासेज जो हैं फ्री होती हैं। फ्री होने का बस यही मतलब है कि हमको तभी प्रोत्साहन मिलता है क्लासेस बनाने का जब आप इन क्लासेस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई क्लासेस से आपका लाभ हो पा रहा है। आपका सिलेक्शन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इनका लाभ उठा सके। हमेशा याद रखिए कि लाइन को लंबा होने दीजिए, है ना। अगर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो आप केवल अपने तक ही उसको सीमित ना करें, है ना। इन क्लासेस को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जरूर शेयर करें, ये आपकी नैतिकता भी है, आपका धर्म भी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जो भी आपकी क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उनको यथासंभव सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।